एनएफटी। आप लोगों ने रिसेंटली एनएफटी या ब्लॉकचेन में से किसी का नाम तो सुना होगा। यानी कि जैक डॉर्सी अपना पहला ट्वीट सेल कर रहे हैं, काफ़ी सारे लोग डिजिटल आर्ट्स एंड पेंटिंग सेल कर रहे हैं और एनएफटी का यूज़ करके सेल कर रहे हैं। यहाँ पर मैं एनएफटी की बात कर रहा हूँ, एनईएफटी की नहीं, जो कि बैंकिंग ट्रांजैक्शन में यूज़ होता है। क्योंकि एनएफटी मार्केट में टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक ऐसा टर्म निकल के आया है काफ़ी यूनिक है, लेकिन इसके बारे में लोगों को ज़्यादा अच्छी तरह से पता नहीं है। तो इस वीडियो में एक्सप्लेन करते हैं कि एनएफटी यानी नॉन फंजिबल टोकन को। अभी आप लोगों को एनएफटी सुनने में शायद अजीब लग रहा होगा, लेकिन देखा जाए तो जो ब्लॉकचेन है, जिसका एक इम्प्लीमेंटेशन जैसे क्रिप्टोकरेंसी में बिटकॉइन होता है, वैसे ही जो एनएफटी है वो उसका दूसरा इम्प्लीमेंटेशन है। और इस इम्प्लीमेंटेशन का फ़ायदा ये है कि किसी के अंदर जो अनमोल चीज़ें होती हैं, बहुमूल्य चीज़ें हैं, नायाब चीज़ें हैं, या फिर वन ऑफ द काइंड कहें तो वो सेल कर सकते हैं। वन ऑफ द काइंड का मतलब क्या होता है? सिंपल सी बात है कि एक चीज़ है जो कि दुनिया में एक ही एग्जिस्ट करती है, किसी दूसरी नहीं, ऐसी कोई दूसरी नहीं। मतलब जैसे कि 100 रुपये के नोट की वैल्यू 100 रुपये होती है। अगर मैं 50 रुपये के 2 नोट ले आऊँ तो उसकी वैल्यू भी 100 रुपये होगी। लेकिन ताजमहल एक है दुनिया में, और दूसरा ताजमहल आपको देखने को नहीं मिलेगा। और मोनालिसा की पेंटिंग जो कि लियोनार्डो दा विंची ने बनाई थी, वो एक है। आप ऐसी डुप्लिकेट पेंटिंग तो क्रिएट कर सकते हैं, उसकी फ़ोटो ले सकते हैं, लेकिन मोनालिसा तो एक ही रहेगी, ताजमहल भी एक ही रहेगा। आपको इंडिया गेट भी एक ही देखने को मिलेगा, गेट ऑफ इंडिया, ये सारी चीज़ें आपको एक ही देखने को मिलेंगी। लेकिन ऐसी चीज़ों को कलेक्ट करने और इनकी ओनरशिप को डिसाइड करने के लिए एनएफटी को बनाया गया, यानी कि नॉन फंजिबल टोकन्स को। यानी कि मैंने एक आर्ट वर्क की एक चीज़ ली जो कि बिल्कुल यूनिक है, और उसके साथ मैंने एक टोकन को असाइन कर दिया। और जो टोकन है वो है सर्टिफिकेशन ऑफ ओनरशिप। मतलब जिस किसी के पास वो टोकन रहेगा वो ओनर होगा उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का। या ये कोई सी भी चीज़ हो सकती है, एक गाना भी हो सकता है, या फिर किसी ने एमएस पेंट में एक पेंटिंग बनाई, उसकी ओनरशिप भी हो सकती है वहाँ पर। और कोई भी चीज़ हो सकती है, जैसे कि और यहाँ पर इस टोकन को स्टोर किया जाता है ब्लॉकचेन में, ब्लॉकचेन के अंदर। ये सबसे सही बात है। यानी कि क्या हुआ, एक चीज़ ली, उसके साथ एक डिजिटल टोकन को असाइन किया और उस टोकन को स्टोर कर दिया ब्लॉकचेन लेजर के अंदर। यानी कि बेसिकली स्टोर किया गया है इसको इथेरियम के साथ, ब्लॉकचेन में इथेरियम के साथ। जैसे इथेरियम होता है ब्लॉकचेन के अंदर, वैसा ही लेजर लिया। लेकिन यहाँ पर ये जिस तरीके से ब्लॉकचेन काम करता है उस तरीके से उसकी ओनरशिप डिसाइड होगी। अब मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में डिफ़ाइन करने की कोशिश करता हूँ। मान लो किसी ने एक पेंटिंग ली, उसके साथ एक टोकन को असाइन कर दिया। उस टोकन को, जो कि ब्लॉकचेन का जो लेजर होता है, उसे लिया, और जिस तरीके से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वर्क करती है, डिसेंट्रलाइज है ये, उसकी मल्टीपल कॉपीज़ वो आपको दुनिया के अलग अलग कंप्यूटर्स में देखने को मिल गई, जिससे ये पता चल गया कि उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का उसका ओनर कौन है। ठीक है, जिससे ये पता चल जाता है कि उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का ओनर कौन है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसका ये और फ़ायदा है कि इससे आप पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। मतलब कि एक सर्टिफिकेशन ऑफ ओनरशिप को आप किसी भी दूसरे के पास ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बेसिकली क्रिप्टो करेंसी वाला ही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। जिस तरह से बिटकॉइन या दूसरी क्रिप्टो करेंसी होती हैं, वो जिस तरह से काम करती हैं कि जहाँ पर सिर्फ लेजर में लिखा होता है कि किसके अकाउंट में कितनी क्रिप्टो करेंसी है। सेम यही केस हो जा रहा है कि यहाँ पर वो लिखा जा रहा है जो पर्टिकुलर टोकन है, उसका रियल ओनर है वो कौन है। जो इस टोकन का रियल ओनर होगा वही उस टोकन से एसोसिएटेड चीज़ का भी ओनर होगा, उसका मालिक होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट ये था। उन्होंने इसको इसलिए डेवलप किया था कि बीच में किसी भी सर्वर की ज़रूरत ना पड़े, सारी चीज़ें बीच से गायब हो जाए और डायरेक्टली एक दूसरे के साथ, जो लोग वहाँ पर आपस में ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनके साथ डील हो। इथेरियम के साथ इसे रखा गया है। इसका सेपरेट ब्लॉकचेन आने वाले समय में हो सकता है, मे बी पॉसिबल हो। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि लोग इसको बहुत ज़्यादा सीरियस ले रहे हैं। लोग अलग अलग पेंटिंग खरीद रहे हैं, डिजिटल आर्ट वर्क खरीद रहे हैं। यानी कि किसी ने डिजिटली कोई पेंटिंग बनाई और उसके अलावा अलग अलग फ़ोटोग्राफ मार्केट में देखने को मिल जाएंगे। लेकिन रियल फ़ोटोग्राफ का जो ऑनर है वो इससे डिसाइड होगा। जैक डॉर्सी, जो कि ट्विटर के ऑनर हैं, उन्होंने जो पहला ट्वीट किया था उसकी जो ओनरशिप है वो उन्होंने सेल की। इस तरीके से देखा जाए तो काफ़ी सारे लोग अपना ओरिजिनल आर्ट वर्क सेल कर रहे हैं, लोगों को सेल कर रहे हैं। अब ये किसी तरीके का बबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ना ही मैं किसी को रिकमेंड करूँगा कि वो जाकर एनएफटी खरीदें।
क्योंकि बिल्कुल ही अलग चीज़ है ये और बिल्कुल ही अलग कॉन्सेप्ट है बेसिकली। बात की जाए तो एनएफटी को बनाया इसलिए गया था कि बीच में जो मिडिल मैन वाली चीज़ें हैं, ठीक है, वो ख़त्म कर दी जाए, आपस में चीज़ों का आदान प्रदान कर सकें डायरेक्ट पीयर टू पीयर। मतलब एक चीज़ मैंने बनाई, उस चीज़ को मैं आपको बेचना चाहता हूँ, तो उसके सारे राइट्स आपके पास आ जाएंगे, तो वहाँ पर वो एनएफटी के तरीके से यूज़ हो गया। लेकिन इसका जो एनवायरनमेंट पर इम्पैक्ट पड़ रहा है वो काफ़ी नोटिस करने वाली बात है। जैसे कि बात करें इथेरियम के साथ जो होता है, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है क्लाइमेट पर, और काफ़ी बड़ी चीज़ है ये कार्बन एमिशन पे भी। क्योंकि हमें मालूम है जिस तरीके से इथेरियम या क्रिप्टो करेंसी माइन की जाती है, ये बात बहुत सारी एनर्जी को कंज्यूम करती है और इससे कार्बन एमिशन भी बहुत होता है। कार्बन फुटप्रिंट इसका बहुत ज़्यादा होता है, और जो क्लाइमेट है, नेचर है, उस पर भी इसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। जी हाँ, ये भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। जी हाँ, ये भी बहुत बड़ा सवाल है कि नेचर के लिए कितना सही है, कितना गलत है। बात ये भी है कि इसको सिर्फ इसके लिए बनाया गया था कि ताकि कम से कम समय लगे और एनर्जी का भी कम से कम यूज़ हो, लेकिन आसानी से ट्रांजैक्शन करें। और लेकिन इसके समय में जैसे इसको इथेरियम से जोड़ा गया है, वैसे इसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। तो हाँ दोस्तों, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग बात हो जाती है कि यहाँ पर सोचने वाली कि एनएफटी का देखा जाए तो यहाँ पर पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है और नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। एक एनवायरनमेंट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एनएफटी में लोग इतना खर्चा कर रहे हैं। जैसे कि एक आर्टिस्ट है बीपल, उनकी जो इमेजेस एंड डिजिटल आर्ट है वो लगभग $69 में बिकी है, और ये काफ़ी बड़ा नंबर हो जाता है। और इससे और किसी ने $5 लाख देके 2011 का कोई कैट मीम भी ख़रीदा है। मतलब लोग काफ़ी अलग अलग टाइप की चीज़ कर रहे हैं नॉन फंजिबल टोकन में। ये किसी अलग टाइप की चीज़ को मार्केटिंग में लेकर आए हैं। अब देखना ये है कि ये बबल है कि नहीं, इसके ऊपर अभी लोगों का इंटरेस्ट है क्या, आने वाले समय में इंटरेस्ट रहता है नहीं दिखता, देखने वाली बात होगी। क्या इस चीज़ को से आप जो सर्टिफिकेट ऑफ ओनरशिप है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। यानी कि आजकल हमने देखा है ना कि कोई कंपनी अपना पेटेंट बनाती है, अपना कॉपीराइट बनाती है और एक जगह होल्ड करती है, दूसरी जगह नहीं। तो क्या स्टैंडर्ड इस तरीके से काम करता है, और इसके लीगल प्रॉब्लम्स भी होते हैं, कई सारे लीगल प्रॉब्लम होते हैं। इस सब के बारे में आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। लेकिन आपका एनएफटी को लेकर क्या विचार है वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही आप ये भी बता सकते हैं कि अगर आप किसी अपने पसंद के टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस तरह की और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो इसके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि और भी वीडियोज़ इस तरह की अपलोड होती रहेंगी। सो गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।